नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। मानसून की बारिश के पहले हमने नगर निगम को सावधान करने के लिए क्षेत्र के प्रख्यात अधिवक्ता तथा पूर्व नगर पालिका के जागरूक पार्षद रहे अधिवक्ता अमरचंद जैन को साथ लेकर नगरीय क्षेत्र के जलडूब बली स्थानों पर सूक्ष्म विवेचना की थी कि अगर निगम नहीं जागा तो धमतरी डूबेगा। वह भविष्यवाणी सच के करीब सिद्ध हो रही है। अभी धरती प्यासी है, जैसे ही बरसाती पानी उसकी कुछ प्यास बुझाएगा तो आफत फिर लौटेगी, ऐसी आशंका है। वर्तमान में अर्जुनी थाना, बठेना वार्ड, सोरित भर्रीपारा, बनियापारा, आमापारा, श्याम तरई, गोकुलपुर, रत्नाबांधा, लोहरसी और मुजगहन ही डूब प्रभावित हुए हैं। आगे खतरे और बड़े हैं। आइए फिर एक बार वही समाचार देखते हैं जिसमें अधिवक्ता श्री अमरचंद जैन ने चिन्हित स्थान बताकर सावधान किया था कि उक्त स्थानों पर अगर ठीक ठाक सफाई हो जाए तो धमतरी डूबने से बच सकता है। 2 महीने बाद निगम का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, विकास अधूरा पीछे छूट जाएगा जनता के रोने के लिए, पर समस्याएं वही की वही रहेंगी। इस जल भराव की समस्या का हल करने आगे मतदाताओं के पास एक बड़े बदलाव का अधिकार है। जनता चाहे तो सही प्रतिनिधि चुनकर नगर की तस्वीर बदल सकती है। इस वक्त हम खड़े हैं बालक चौक के समीप स्थित धनकेसरी मंगल भवन की गली में, और ये जो वार्ड है ये वार्ड लगता है आमापारा। आमापारा कुख्यात है डूब के लिए, बरसाती पानी में डूब के लिए आमापारा कुख्यात है। और इस कुख्यात वार्ड में नगर का सौभाग्य ये है कि विख्यात अधिवक्ता अमरचंद जी जैन, जो न केवल अधिवक्ता है वरन एक जागरूक नागरिक भी है और पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। यानी इस वार्ड के बारे में और पूरे नगर के बारे में जितना बेहतर हमारे अमरचंद जी जानते हैं, उतना बेहतर मैं समझता हूं कि कोई ना जानता है ना समझता है। इस वक्त हम खड़े हैं आदिनाथ मंदिर के समीप, और यहाँ देखिए कि अभी तक जो रिपेयरिंग एक बार करके गए हैं, जिसको हम कहेंगे एक औपचारिकता निभा के नगर निगम गई है, उसके हालात हमारे कैमरे में देखिए कि पत्थर तक उसमें डूबे हुए नाली में उसको हटाया नहीं गया है और टूटे फूटे पत्थर भी नाली के ऊपर पड़े हुए हैं। जबकि यहाँ बताया जाता है, वकील साहब ने बताया कि कलेक्टर साहिबा ने भी इंटरेस्ट लेके इसका नाली को मकई तालाब की तरफ ले जाने के एक निर्देश दिए हैं। अब वो कैसे प्रक्रिया पूर्ण होगी तो हम नहीं जानते, लेकिन इस वक्त हम चाहेंगे कि हमारा कैमरामैन दिखाए कि नाली की दुर्दशा क्या है और ठीक पीछे किस तरह चौड़ाई नाली की कम हो गई है और किस तरह नगर निगम काम छोड़ के चला गया है और लौट के देखने नहीं आया है। जबकि ये जब वार्ड पानी में डूबेगा तो जाहिर है इस नाली में भी कई लोग गिरेंगे, कई वाहन गिरेंगे, कई स्कूली बच्चे गिरेंगे और जान को भी खतरा है। तो इस सारे विषय को लेकर और मानसून में इस साल आने वाली बारिश जो है वो कितनी खतरनाक होने वाली है और पूरा शहर किस तरह डूबने वाला है, इस सारे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमरचंद जी जैन, जो न केवल क्षेत्र के विख्यात अधिवक्ता है वरन अपने पार्षदी काल में इन्होंने वर्षों संघर्ष किया। ऐसा नहीं कि केवल पार्षदी काल में ही इन्होंने संघर्ष किया, उसके आगे पीछे भी लगातार इस वार्ड को बचाने के लिए उन्होंने खून पसीना एक किया, लेकिन आज भी हल नहीं निकला है। हम जानना चाहते हैं वकील साहब से कि जिस नाली को अभी हमारे कैमरामैन ने फिल्माया है उसकी बदहाली के बारे में आपकी क्या जानकारी? देखिए, अभी माननीय कलेक्टर महोदय के पास ये बात आई तो उन्होंने ना सर्वे के लिए आयुक्त मतलब नगर निगम और इंजीनियर और वार्ड के 2-3 लोग वार्ड पार्षद सहित ये सर्वे के लिए घूमे हैं। अब मेरा ये कहना है कि जब डूबने का समय आ गया तब अगर घूमे और सर्वे करें तो क्या उससे राहत मिल सकती है? मतलब प्यास लगे तो कुआं खोदो जो कहावत है, हाँ, वो नगर निगम चरितार्थ कर रही है। एक अच्छी बात यह है कि अभी वर्तमान कलेक्टर महोदय जो हैं वो इसमें तत्काल एक्शन लेते हुए, उनके संज्ञान में आया तो तत्काल एक्शन लेते हुए कार्य योजना के लिए निर्देशित किया है, ऐसी जानकारी लगी है जी। अब सवाल है कि उनका दावा है कि आमापारा में पानी नहीं भरेगा, तो आप ये देख लीजिए नाली साफ की है, वही नाली को आपने अभी फिल्माया है, देखा है इस नाली की अभी क्या स्थिति है ना। नाली अभी जाम है, अभी पानी बराबर नहीं है, मतलब क्या है नाली में इसमें पानी रुका क्यों है, ये अगर आप आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा जी। अभी हम खड़े हैं आदिनाथ भगवान के मंदिर के बाहर, यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर बालक चौक है।
हम अगर चाहे, आप चाहें तो हम बालक चौक चलते हैं और वहाँ की स्थिति में वहीं खड़े होकर अगर हमारे बालक चौक के नाले के संबंध में मतलब मुझे वार्ड पार्षद ने जानकारी दी है कि भाई मैं उसको अपने फंड से ना ठीक करवा रहा हूँ। उसमें 6 इंच जगह बची है पानी निकासी की। जी चलिए हम बालक चौक का नाले का निरीक्षण कर लीजिए और बालक चौक के नाले के आगे जो इम्पोर्टमेंट है वो भी आप समझिए। जी आइए भी फिल्म आइए, वकील साहब ने बताया कि भौतिक स्थिति की स्पॉट पे जो जानकारी जो महत्व की रहती है वो एक जगह खड़े होके पूरी तरह प्रभावी तरीके से नहीं समझाई और बताई जा सकती। तो हम चलते हैं बालक चौक के उस नाले की ओर जिस नाले से भी ये मोहल्ला डूबता है ऐसा बताया जाता है। आइए चलते हैं। और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं वकील साहब कि बालक चौक में यहाँ जो आप लेकर आए हैं तो यहाँ ऐसी कौन सी समस्या है जिसकी वजह से ये समस्या पिछले 40-50 सालों से बनी हुई है और ये वार्ड डूब जाता है? आमापारा का पानी पूरे इस नाली से यहाँ आता है और आमापारा में जालमपुर दानीटोला जालमपुर का पानी आता है। इधर से सदर का पानी आता है जो क्रॉस होकर पानी में आता है, वहाँ पे क्रॉस नाली है ना, और ये पानी इधर से जाता है। अब उधर से सदर का पानी उस तरफ गया नाली में और आमापारा का पानी इधर। अब इस पानी की निकासी की जो जगह है पुल जिस समय बना था उस समय तो गेट था। अभी आप देखेंगे तो अंदर बहुत सारे वायर ये है सब उसमें कचरा फंसे हुए और इसके अंदर की सफाई मेरी जानकारी में मतलब नहीं दी है। लीजिए, जैसा कि हमने पहले बताया था कि इस बरसात में ये शहर डूबने वाला है ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है और क्षेत्र की अच्छी जानकारी रखने वाले क्षेत्र के प्रसिद्ध अधिवक्ता अमरचंद जी जैन जो पूर्व पार्षद भी रहे हैं और आमापारा वार्ड को डूब से बचाने के लिए इन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और अब भी संघर्ष कर रहे हैं कि कैसे धमतरी शहर को डूबने से बचाया जाए, कैसे अपने वार्ड को डूबने से बचाया जाए। इस वक्त हम खड़े हैं तीर बीड़ी नाला के नाम से प्रसिद्ध इस नाले के पास, जिसकी गंदगी सबसे पहले हम चाहेंगे कि सबसे पहले इस गंदगी को दिखाया जाए जिसकी वजह से पानी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पानी आगे नहीं बढ़ेगा तो जाहिर है ये जो पाइप लगे हैं केबल के उसके पीछे जो है कचरा पूरी तरह रुक रहा है। तो हम जानना चाहेंगे वकील साहब से कि ये किस वजह से यहाँ जाम की स्थिति दिख रही है और इस जाम के साइड इफेक्ट क्या पड़ने वाले हैं? ये जो पीड़ी नाला है ये पूरे शहर का पानी निकलने के लिए, चाहे सदर का पानी हो, चाहे जालमपुर का पानी हो, चाहे दानीटोला का पानी हो, केवल गोकुलपुर के साइड का जो है पानी छोड़ के बाकी सब पानी इस पुल से निकलता है। ये एक पुल ये है और दूसरा जो है नवा गांव की तरफ से जो पुल निकलता है सियाओ चौक में जो नाला है, बाकरे नाला बोलते हैं उसको, बाकरे पुल, ये 2 जगह से पूरे शहर का पानी जो जाता है एक जगह में जाता है, वो मुजगान रत्ना बांधा होते हुए मुजगान में निकलता है, मतलब वो लोहरसी साइड में। अब ये नाले की स्थिति आप अभी देख लीजिए, बरसात में यहाँ से पानी निकासी, उतने बड़े एरिया का पानी निकासी कैसे संभव है? जब तक के पानी को डाइवर्ट नहीं किया जाएगा इस नाले से क्या पानी निकलना संभव है ही नहीं। और होता क्या है, पानी का प्रेशर रहता है, पानी उस तरफ से आता है और वहाँ नेशनल हाईवे के नाली से रोड में आ जाता है। यदि आपको याद होगा तो पिछली बार इस रोड में जो डिवाइडर है ना वो भी नहीं दिख रहा था। अगर ये किसी के पास अभी हम जो देख रहे हैं ये जो तीरपीड़ी नाले के नाम से जाना जाता है, जहाँ से अधिकांश पानी शहर का होते हुए आगे बढ़ता है, ये पुल के नीचे में क्या है? इस नीचे के पुल में क्या है ये भी पहली बात तो क्या है, इसकी सफाई कैसे होगी ये देख लीजिए आप। नहीं, ये होम पाइप लगा है, अब क्या है होम पाइप लगा है कि क्या है ये तो अभी इसमें दिख नहीं रहा है क्योंकि ये ऊपर में जो कॉलम लगा दिए उससे पता नहीं चल रहा है कि अंदर क्या है। तो क्या माने कि यहाँ ओवरब्रिज जैसा अगर कुछ बना दिया जाए और पानी के प्रवाह के लिए अगर ऊंचाई बढ़ा दी जाए तो क्या एक निराकरण का मार्ग दिखता है आपको? बहुत हद तक के मतलब जो है ना जो भराव है उसमें कमी आने की पूरी संभावना है, लेकिन इसके साथ साथ जो एंड पॉइंट है उसको भी क्लियर करना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये पानी आके यही रुक जाता है, फिर उससे ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद वो धीरे धीरे इधर से जाता है। मतलब इसके नीचे भी जब तक धुआंधार नगर निगम सफाई नहीं करेगा नगर का उद्धार नहीं हो सकता। आइए चलते हैं पुल की दूसरी तरफ। एक दूसरा ये भी है कि भाई जो डिस्पोजल है उसको नाली में जो डालते हैं या डिस्पोजल का जो काम है वो भी क्या बोलते हैं रोकना चाहिए शहर के लोगों को। तो नागरिकों की जवाबदारी है वकील साहब, उसके लिए ना नगर निगम कुछ नहीं तो अकेला नगर निगम जो है वो तो अगर नागरिक अगर उसमें डाल रहे हैं तो नागरिकों को भी ये बात के लिए कोई मतलब क्या है, अपने यहाँ प्रेम से तो कोई बांधता नहीं।
नहीं तो जुर्माना भी लोग बोलते हैं कोई विकल्प नहीं है, जुर्माना विकल्प नहीं है, ठीक है, और मानते भी नहीं है, और जुर्माना भी कोई विकल्प नहीं है। तो उसी दिन फिर विकल्प क्या है? विकल्प है डूब से बचे। विकल्प ये है कि कुछ मामलों में सर्व समाज के साथ साथ सर्व दल के लोग जो है ना इस दिशा में काम करें। पॉलिटिक्स जहाँ हावी होगी वहाँ यही स्थिति रहेगी। आइए चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि नाला कहाँ तक जाता है और कहाँ तक दिखाई देता है। यहाँ भी वकील साहब देखिए, जाम की स्थिति, मतलब फ्लो की स्थिति है ही नहीं। अब और दावा करती नगर निगम की सफाई जोरदार हुई है, ये कैमरा जो झूठी बोलता। नहीं तो ये तो दावा उनका आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, तो मैं जो बोल रहा हूँ मैं भी बोल रहा हूँ कि निश्चित रूप से शहर में पानी भरेगा। ये इसीलिए आपको बोला कि आप देखिए एक बार। अब ये देखिए यहाँ पे ये है, इसका क्या मतलब है और ये क्यों बना हुआ है, ये कोई समझा सकता है क्या? अगर इधर से उधर जाने के लिए बनाया तो इतना मोटा दीवार का जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है ना? ये जो और ये जो पाइप है इसको नीचे रहने की जरूरत है क्या कि वो ऊपर से भी जा सकता है? जी है ना? इन सब चीजों को प्रशासन कभी गंभीरता से नहीं लेती। और ये पहले सब पाइप ऊपर थे, ये जो एंगल लगे ना टेलीफोन के, जी जी, इसके ऊपर थे, अब ये नीचे हो गया, नीचे ऊपर लगा दिए। अगर टेलीफोन वाले अगर नाली के अंदर से क्या बोलते हैं अपना केबल ले जाएंगे तो पानी निकासी कैसे होगा? तो ये जो नाली हम देख रहे हैं जिसको तीर बीड़ी नाला बोलते हैं, हाँ, पीढ़ी नाला। ये नाला जो है समान चौड़ाई में नहीं है। नहीं है ना? तो क्या है, वो भी एक वजह है हाँ, जल भराव की। मैं तो बोला ना कि भाई अगर ये नाला पहले कैसा था और रिकॉर्ड में क्या है, ये सब चीज को राजस्व विभाग से क्या बोलते हैं वेरीफाई करना चाहिए। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और फिल्माते हैं कि वहाँ क्या समस्या है, कितनी दूर तक दिख रहा है। देखो ना, ये दीवार से क्या जाएगा बताओ? सभी कोण से उसको फिल्माएंगे तो जाम, ऑलरेडी जाम दिख रही है, पानी का फ्लो है ही नहीं। ये दीवार का क्या मतलब है बताओ? पानी अगर आमो पारम नहीं भरेगा तो कहाँ भरेगा? शहर में पानी भरेगा ही ना। सदर बालक चौक में पानी आ रहा है भाई साहब, दूंगा बोले। ये देखिए, ये जो नाला अभी हम दिखा रहे हैं, ये जो नाला है बालक चौक से होते हुए तीर बीड़ी कंपनी के पास से गुजरा है। और ये देख लीजिए, यहाँ बड़े बड़े पौधे हैं जो आज पेड़ बन गए हैं, जिनको हटाने का प्रयास नगर निगम ने नहीं किया। गंदगी और कचरा तो हम चाहते हैं हमारे साथी जो है पानी के फ्लो के साथ ही नाली की चौड़ाई भी दिखाएं और कचरा दिखाएं कि कितना है। ये कचरा बरसात में देर सवेर फिर नाली में चले जाएगा और समस्या बढ़ेगी, ऐसा लगता है। निश्चित रूप से ये कचरे में बहुत सारे झिल्लियां हैं। आप देख लीजिए, ये झिल्ली बरसात में पानी के साथ नीचे नाली में जाएगा और आगे जाके अटक जाएगा। इस झिल्लियों को और इसको सफाई करने का काम भी मतलब जो है ना वो समय रहते हो जाना चाहिए। जी जी, निगम बड़े बड़े दावे कर रही है कि इस बार सफाई इतनी जोरदार हुई है कि न केवल आमापारा वरन पूरे शहर को डूबने नहीं देंगे। उनके दावों में कितना दम दिखता है आपको? जी, उनके दावों का दम तो आपने दिखा दिया जी। ये तो साफ दिख रहा है कि इस समय आमापारा तो खैर पारंपरिक रूप से डूबता ही है, इसके अलावा भी और जगह जो है वो डूब में आने वाली है, ये बात साफ दिखाई दे रही है। नहीं, इस बार जो एक्सपर्ट हैं, जो जानकार हैं, जो अनुभवी हैं, जो नगर निगम में अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं, उनका दावा है कि इस बार नगर का अधिकांश हिस्सा, या मैं कहूँगी 85% हिस्सा पानी में डूबने वाला है। उनकी जो आशंका है ये सही दिखती है आपको कि गलत दिखती है? जी बिल्कुल सही दिख रही है ये आशंका, क्योंकि यहाँ पे दरअसल ये बात कोई कहना नहीं चाहता, मैं हिम्मत करके कह रहा हूँ कि सफाई के नाम से केवल आज से नहीं, शुरुआत से केवल खाओ खिलाओ का मामला नगर निगम में होता है। सफाई के नाम से करोड़ों रुपए ये खर्च करते हैं, अब वो किस तरह से खर्च किया जाता है वो आपके सामने है। इस वक्त हम खड़े हैं सोरित पुल के ऊपर, जिस पुल के नीचे से धमतरी का करीब 60% बरसाती पानी और गंदे जल का निकास इस मार्ग से होता है और इस मार्ग से होते हुए मोजगहन की ओर जाता है, जिस तरफ हम आगे जाएंगे। और यहाँ के बाद हम अंबेडकर चौक के उस पुल में भी जाएंगे, जिसके प्राकृतिक प्रवाह को कुछ निजी स्वार्थ के चलते उसको मोड़ा गया है, जो जांच का विषय है। लेकिन समग्र कारण मिलाकर ये डूब में आने की संभावनाएं धमतरी की बढ़ गई है। यहाँ पहले स्वच्छता अधिकारी सतीश त्रिपाठी हुआ करते थे, जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति को ही नहीं, पूरी नस नस को पहचानते थे कि ये शहर को किस तरह पानी के डूब से बचाया जा सकता है। लेकिन भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो कोरोना काल के चलते भगवान के चरणों में चले गए। लेकिन उन्होंने अपने बहुत से अनुभव हमारे बीच, हमारे साथ खड़े
क्षेत्र के प्रसिद्ध अधिवक्ता और पूर्व पार्षद और अच्छे जानकार अमरचंद जी जैन खड़े हैं, तो वो उनकी तारीफ भी बहुत करते थे। तो आइए हम वकील साहब से जानते हैं कि धमतरी जो डूबेगा करके एक आशंका बनी हुई है, तो उसके डूब के ऐसे कौन से कारण बनेंगे? एक्चुअली जो आपने बताया, आदरणीय स्वर्गीय सतीश त्रिपाठी जी यहाँ की पूरी स्थिति को अच्छे से समझते थे और वो समय रहते उसमें मतलब उसके भविष्य को देखते हुए, बरसात को देखते हुए उसका निदान कर लेते थे। अभी वर्तमान में जो अधिकारी हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि वो नहीं जानते हैं, लेकिन नए हैं, उनको इन चीजों के लिए सर्वे करना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये काम होता। लेकिन अभी क्या है, जो नए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं ऐसा भी नहीं बोला जा सकता, लेकिन उनके पास अनुभव वो जो सतीश त्रिपाठी जी के पास था वो नहीं था, मतलब नहीं है अभी। अब वो उसको अगर ये सब चीज समझ में आ जाए तो हो सकता है कि वो इसमें कमी लाएं, जल भराव में कमी लाएं। लेकिन इस नाले से जो पानी है ना, अभी भी मैं ये बात बोल रहा हूँ, इस नाले की उस ढंग से ना काम नहीं हुआ है। आप अम्बेडकर चौक से रुद्री रोड में इस बार भी पानी भरेगा, मतलब माने की गंभीर असुविधा इस साल फिर होने वाली है। आवागमन भी बाधित होगा, सामान्य जनजीवन ठप होगा, ऐसा माने? निश्चित रूप से जब अगर वर्षा होगी, अच्छे से वर्षा होगी, तो पानी रोड से इधर से उधर जाएगा, तो आम आदमी आना जाना नहीं कर पाएगा। ये मतलब इस बरसात में 60% पानी को और जल निकास जो है उसको ये नहीं झेल पाएगा, ऐसा माने? निश्चित रूप से चौड़ाई देख लीजिए, आगे मिट्टी का जो है मतलब नाला बना ही नहीं है सही ढंग से। जी आइए हम वकील साहब से निवेदन करेंगे कि दूसरी तरफ के भी हिस्से को हम अपने वीडियो के रूप में लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह यह धमतरी, जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है, डूब में आने वाला है। हम इसके साथ साथ इस पुलिया की जर्जर हालत को भी दिखाना चाहते हैं, जिसमें कालम में लोहे की छड़ें निकल गई हैं और इससे निसंदेह दुर्घटना होगी, इससे कदापि इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह विषय बरसाती पानी से शहर के डूबने वाले विषय से थोड़ा अलग है। लेकिन हम वकील साहब को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर चौड़ाई बहुत ही शानदार दिख रही है, तो क्या लगता है कि कुछ सुविधा जाएगी पानी निकास में? देखिए चौड़ाई है, लेकिन सफाई पूरी कहाँ है जी, सफाई नहीं है। दूसरा, ये पाइपलाइन जब गए हैं इसमें निश्चित रूप से और डिस्पोजल आके फंसेंगे। आप देख लीजिए, अब ये पानी आ रहा है मतलब ग्राम का, अब उस लेवल से जब पानी ऊपर होगा तो पूरा गांव डूब जाएगा, पूरा सोहित नगर डूब जाएगा। पानी तो यहाँ से रिवर्स मिल जाएगा ना नाली में जी। तो ये माना जाए कि अगर नगर निगम के अधिकारी जो कि ज्यादातर स्थायी रहते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों की तरह परदेशी अधिकारी नहीं कहलाते और लंबे समय तक रहते हैं, उनके संज्ञान में जल्दी से जल्दी ये विषय आ जाए तो एक अंतिम प्रयास हो सकता है। अभी भी क्या मौका है, ऐसा माने? नहीं, निश्चित रूप से कुछ जल भराव कम किया जा सकता है यदि इच्छा शक्ति हो निगम प्रशासन की। और साथ ही साथ मेरा तो ये भी निवेदन है कि एक समग्र रूप से सभी दल के लोगों को बैठ के कार्य योजना बना के, क्या बोलते हैं, शासन से पूरे मामले में समुचित जो है ना पानी निकासी की व्यवस्था का एक अलग से पूरा मतलब मांग करना चाहिए धमतरी की जनता को। और इस मामले में ना जन आंदोलन होना चाहिए, किसी पार्टी दलगत राजनीति से नहीं होना चाहिए। हम अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष ने निगम के अनेकों भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए हैं, तो क्या माने कि ये मुद्दा भी ज्यादा महत्वपूर्ण था? इस विषय में कहीं विपक्ष पिछड़ गए हैं? देखिए क्या होता है, जो गंभीर समस्या रहती है जिसका हल नहीं मिलता, उसको राजनीतिक लोग ना छेड़ते नहीं कि वो काम पूरा होगा नहीं तो वोटों की राजनीति कैसे चलेगी। इसलिए मैं किसी दल के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, अमूमन सभी दल का वही काम जी। तो क्या माने कि एक अच्छे महापौर का जो स्वप्न शहरवासी वर्षों से देख रहे हैं, वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक क्या लगता है समस्याएं बरकरार रहेंगी? मैं इस मामले में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। इस वक्त हम खड़े हैं रत्ना बांधा चौक के उस पुलिया में, जिस पुलिया में पूरे शहर का, पूरे नगरीय क्षेत्र का, धमतरी क्षेत्र का पानी यहां से होके मुजगहन नाले की ओर बढ़ता है। हम इस क्षेत्र के अच्छे जानकार, प्रसिद्ध अधिवक्ता और पूर्व पार्षद माननीय श्री अमरचंद जी जैन से जानना चाहेंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण स्थल है और इस स्थल में कमिटेड नगर निगम की एक टीम रहनी चाहिए, जो पूरा काम जब तक निराकरण ना हो, निराकृत ना हो, उनका ट्रांसफर ना हो, इस तरह की एक प्रतिबद्धता क्या संभव है जिससे नगर डूबने से बचे? ये अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है,
लेकिन प्रशासन जो है ना, अगर कोई कार्य योजना बनाया तो जब दूसरा कोई आता है तो उसके व्यू बदल जाते हैं। तो ये काम हर बार थोड़ा थोड़ा अलग अलग ढंग से होता है, इसलिए सही ढंग से विकास नहीं हो पाता। ये पानी निकासी के लिए मास्टर प्लान जैसा गुंटूर सर्वे करके ना उसकी योजना बनानी चाहिए जी, है ना। ये मास्टर प्लान के बारे में बताया जाता है कि बहुत पहले लागू करने के कई बार प्रयास हुए, तो क्या क्रियान्वयन स्थिति में है या सिर्फ कागजों में और फाइलों में है? बहुत कुछ मतलब उसमें हो रहा है काम, लेकिन 100% काम तो सरकारी काम होते नहीं है, उसके बहुत सारे कारण रहते हैं। उस पर चर्चा करने से अपन विषयांतर हो जाएंगे जी। अभी जो महत्वपूर्ण समस्या है जिसकी आप मेरे से चर्चा कर रहे हो, जी। वो पीडी नाला और बाकरे नाला जो है सिहावा चौक से और आमापारा का और सैदर का जो पानी आता है वो इस दिशा से आता है। ये पीछे तालाब दिख रहा है वकील तालाब साहब, से होते हुए आता है पानी। ये रत्ता बांधा का प्रसिद्ध तालाब है। यहाँ से होते हुए आता है, आप जाके देखिए वहाँ बना हुआ है ना। और वो आके क्रॉस होके इधर आता है और इस तरफ से आगे बढ़ता है जी। अब उसका वो आप देख लीजिए कितना कितना अच्छे से क्रॉस हो पाएगा। मैं तो आपको ये भी बता रहा हूँ, ये जो रोड है इस बरसात में इस रोड में भी ना 1-2 फीट पानी रहेगा। मतलब रत्ता बांधा स्वयं भी नहीं बचने वाला। नहीं और ये रत्ता बांधा का जो पूरा पानी है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 100% पानी इस मार्ग से जाता है। हाँ। लेकिन अभी इस वक्त हम जो ये वार्ड देख रहे हैं, एक मोहल्ला देख रहे हैं, तो ये मोहल्ला इस बरसात में बच पाएगा या क्या? संभावना नहीं है, डूबेगा ही। डूबेगा, पहले से ज्यादा डूबेगा। इसका कारण क्या है कि पानी निकासी तो रोड से होगा ना, नाली से होगा नहीं जी। और जब रोड का पानी आएगा तो ये इसके लेवल पे आएगा जी। तो उस स्थिति में वो क्या है, वो कहाँ से बचेगा जी। हम अगर मानसून के पानी की बात करें तो एक प्रतीकात्मक पानी धमतरी में भी गिर चुका है, लेकिन सीता नदी रेंज में सिहावा के आसपास इतना भीषण पानी गिरा है कि प्राकृतिक कच्चे पुलियों में पानी दौड़ रहा है। उस स्थिति में यहाँ कभी भी मानसून की असली बरसात आ सकती है। तो यथासंभव ऐसे कौन से प्रयास नगर निगम कर सकता है जिससे ये शहर डूबने से बचे? एंड पॉइंट में ना मतलब ठीक से सफाई करना चाहिए। और ये जो पॉइंट है आप देख लीजिए यहाँ पे क्या स्थिति है और कैसे सफाई हुई है, उस तरफ देख लीजिए जिधर से पूरे शहर का पानी आता है ना, उसमें हटाने का काम तो किए हैं लोग, लेकिन ये पर्याप्त तो नहीं जी। तो अभी हम बात कर रहे थे क्षेत्र के जो अच्छे जानकार हैं माननीय श्री अमरचंद जी जैन से, इस डूबते हुए शहर को बचाने के प्रयास के अंतर्गत हम उनका कीमती समय लेकर यहाँ उन्हें बामुश्किल मना कर लाए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो शहर के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। लेकिन बेतरतीब विकास अगर हो रहा है शहर का और बहुत सारे वार्ड अगर डूब रहे हैं, तो उसमें एक सामान्य नागरिक सिवाय चिंता प्रकट करने के और क्या कर सकता है। और ये जो पुलिया है, यहाँ एक होम पाइप दिख रही है और शहर का बहुत सारा हिस्सा इधर से शायद आता है। वकील साहब आप बताइए, ये क्या होम पाइप के भरोसे हम शहर को डूबने से बचा पाएंगे? नहीं, इसमें मतलब सही ढंग से पुल बनना चाहिए और ये पानी उधर से जो आता है उसका भी सही निकास हो गया। 2 पाइप में, 2 होम पाइप में पूरे शहर का पानी जो है आधा 50% पानी लगभग इधर से आता है। और आपके गोकुलपुर दानी टोला का जो पानी है वो कॉलेज के पीछे से होके वही एंड में जाता है मुजगान लोअर सी साइड में। अब ये पानी पूरे शहर का पानी क्या इतने बड़े निकासी में निकल सकता है? ये मतलब कोई भी बोल देगा कि नहीं निकल सकता। तो अब क्योंकि सर पर बरसात है वकील साहब, और उस स्थिति में कहना चाहिए कि 24-48 घंटे हम मानसून के असली बरसाती पानी से दूर हैं। उस स्थिति में क्या ये मान के चले कि धमतरी के डूबने से अब सिर्फ ब्रह्मा ही बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं बचा सकता? नहीं, आपका कहना ठीक है, लेकिन अगर वैसी स्थिति में आई तो अकाल पड़ने की संभावना है, जो जनहित में उचित नहीं है। ब्रह्मा जी को तो पानी बरसाना ही चाहिए, लेकिन क्या है हमारे जो आला अधिकारी हैं वो क्या होता है, मान लो अब बरसात में तो वो घूमे नहीं है, बाहर से आए हैं। एक समय जब मैं पार्षद था तो एक सीएमओ हुआ करते थे, उनको मैंने रात में 3 बजे फोन किया कि भाई पानी मतलब डूब गया, यहाँ पानी भर गया है। तो बोले पानी तो नाली से जाएगा, रोड में कैसे पानी जाएगा? ये जवाब मिला था मेरे को। तो अनुमान अधिकारी जो नए रहते हैं उनके यही जवाब रहेगा कि पानी तो नाली से जाएगा, रोड से कैसे जाएगा। परदेसी अधिकारियों से इस सिस्टम में हम बच नहीं सकते। लेकिन अगर वो कमिटेड अधिकारी हो जाते हैं कि जिस शहर में जाएं वैसी कुछ यादें छोड़ जाएं, क्या ऐसे अधिकारी कभी मिल पाएंगे हमको? निश्चित रूप से। एक्चुअली क्या है कि अगर जनता और क्या बोलते हैं अधिकारी और राजनेता चाहें कि भाई कोई रुके यहाँ और इस काम को करके जाए, तब ये संभव है। तो मैं फिर एक बार पीछे तरफ ले जाते हुए विपक्ष की भूमिका पर कुछ सवाल खड़े करूं। नहीं, मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। पक्ष विपक्ष दोनों जो है ना, उनको भीड़ के शहर हित में काम करना चाहिए।
और वो बहुत कठिन काम होता है राजनीति में आने के बाद, इसलिए मैं राजनीति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता और मैं राजनीति करना छोड़ चुका हूँ। मैं खाली अधिवक्ता हूँ, वकालत करता हूँ, सहज इसकी बात कर रहा हूँ आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें, बेबाक सवालों के जवाब भी साहस के साथ वकील साहब ने दिए हैं और वो बता रहे हैं कि वो राजनीति को बहुत पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन जनहित, लोकहित के मुद्दों के लिए आज भी वो इतने ही चिंतित है जितने कल थे। समस्या के एक पॉइंट पहले की समस्या को हमने दिखाया है कि किस तरह तालाब की ओर से आते हुए पुल में होम पाइप लगी है जो पानी को रोक रहा है, और विवेकानंद जी की प्रतिमा के समीप भी एक पुलिया है जहां होम पाइप लगा है। पानी को निकास के लिए जो चौड़ाई चाहिए वो चौड़ाई की चिंता परदेसी अधिकारियों ने नहीं की, नगर निगम ने नहीं की। नगर निगम के लिए विकास की परिभाषा क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर पूरा शहर पानी में डूब रहा है तो उनकी जो विकास की अवधारणा एकदम गलत है, उनकी विकास की परिभाषा एकदम गलत है। इसको निस्संदेह बड़े साहस के साथ कहा जा सकता है। इस वक्त हम खड़े हैं धमतरी के उस अंतिम छोर पर जिसकी पुलिया से होकर पूरे नगरीय क्षेत्र, पूरे धमतरी का पानी जहां से होकर निकास होना है वहां की हालत क्या है। मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरामैन से निवेदन करूंगा अपने साथी से कि वो दिखाएं कि किस तरह यहाँ गाद भरी हुई है, किस तरह यहाँ पोड़ा बिछा हुआ है, और 24 घंटे बाद घनघोर वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग व्यक्त कर रहा है। उन स्थितियों में यहाँ का वातावरण आप देख लीजिए, यहाँ की स्थितियां देख लीजिए। नया पुल बन गया, नए पुल की ऊंचाई तकरीबन संतोषप्रद कही जा सकती है, लेकिन ये जो पुराना पुल है जहां से होकर पूरे शहर के बरसाती पानी और गंदे पानी का जल निकास होना है, वहां कितनी गाद है, कितना पोड़ा है और कितनी गंदगी है, ये 24 घंटे के अंदर कोई भी साफ नहीं कर सकता। समस्या नंबर 2, इस तरफ जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो को पता नहीं ये जानकारी थी या नहीं थी, या स्थानीय नेताओं ने, विपक्षी नेताओं ने इनको जानकारी दी या नहीं दी इंजीनियर्स को कि पूरे शहर का पानी जिस रास्ते से होकर जाना है इस अंतिम छोर पर, ये मुजगहन का वो एरिया है जहां से पूरे शहर के पानी का जल का निकास होना है, वहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ने करीब 40 फुट 50 फुट जगह घेर ली है, जिससे कि डूब की संभावनाएं और बढ़ने वाली है। और ये गलती जो है ये पूरे शहर पे कितनी भारी पड़ने वाली है, हम जानना चाहेंगे क्षेत्र के प्रसिद्ध अधिवक्ता अमरचंद जी जैन से कि पूरा शहर जिस तरह डूबने की आशंका व्यक्त की जा रही है उसके प्रमुख कारणों में सबसे बड़ा कारण शहर के अंतिम छोर पर ये मुजगहन और रत्ता बांधा की सीमा पर ये जो पुल है ये कितना घातक साबित होने वाला है, हम चाहेंगे जैन साहब से कि वो बताएं। देखिए, मैंने आपको जो बताया था कि ये जो लोहरसियों के तरफ जो रोड जाता है और ये केनाल के नीचे से जो पानी निकासी है, इसी की जानकारी के कारण मैंने आपको कहा था कि शहर को डूबने से कोई नहीं रोक सकता जी। अब सवाल यह है कि हम दूसरों को बोलते हैं कि नाली में इंक्रोचमेंट कर लिया, पानी निकासी में तो यहाँ साफ दिख रहा है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर हमारे निगम ने भी मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी है शहर को डुबोने में। ये जो भी इंजीनियर ने इसका डिजाइन किया है उसको इस बात की जानकारी लेनी थी कि बरसाती पानी इस नाले से कितना निकलता है और कहाँ से निकलता है। लगभग मैक्सिमम पानी ना शहर का कॉलेज के पीछे से होते हुए और क्या बोलते हैं इधर हटकेसर के पीछे से होते हुए यहीं आता है जी। यहाँ से नाला हो चाहे बाकरी नाला हो चाहे सोरित पुल का पानी। हम वकील साहब से निवेदन करेंगे कि वो पीछे पलट के देखें, हमको वो बाईपास सड़क दिख रही जिसके ऊपर से ट्रकें भी आ जा रही हैं, तो ये जो फ्लो का रास्ता है, जल निकास का रास्ता है, ये किस तरह अवरोध पैदा हो सकता है। देखिए बाईपास सड़क से, ये जब बाईपास सड़क बन रहा था तो हमारे आदरणीय सभापति अनुराग मसीह जी ने इस मुद्दे को बहुत अच्छे से तत्कालीन कलेक्टर महोदय के पास उठाया था और कहा था कि ये जो बाईपास में पानी निकासी की जगह नहीं छोड़ी गई है तो कुछ जगह में जहां उनकी जानकारी में था वहां पे मतलब उन्होंने सैंक्शन दिया था तत्कालीन कलेक्टर ने, और कुछ बना है कि नहीं बना है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी चिंता अनुराग मसीह जी ने की थी जो सार्वजनिक उसे समाचार पत्रों में छपा था। तो ये कार्य योजना में जो गंभीर अनियमितताएं हो रही है, जो असावधानी हो रही है, उनको क्या दोषी सिद्ध ठहराया जा सकता है। देखिए, मेरा ये कहना है कि जब राष्ट्रीय राजमार्ग वाले सर्वे किए
वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट को स्थानीय निकाय से और स्थानीय प्रशासन से मिलके क्या बोलते हैं कार्य योजना बनाना था। उन्होंने इस बात का सर्वे जब किया तो शायद बरसात में नहीं किया, इसलिए ये बहुत सारी कमी है। और ये पूरा जो बाईपास है ये शहर को डूबने का एक बड़ा कारण है। तो ये तो यहाँ के कारण ही जो इस स्थिति को देखने के बाद ही मैंने आपको कहा था कि शहर को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। अब आधे से ज्यादा पुल को तो जहाँ से पानी निकलना है निगम ने घेर लिया जी, है ना। अब यहाँ से बंद हो गया, आप देख लीजिए, यहाँ इसको बंद कर रहे हैं, यहाँ से पानी उधर उससे आधे से निकलेगा जी। अब उनका ये दावा जो है, आपने बताया कि उनका दावा है कि इस बार शहर में पानी नहीं भरेगा, तो ये दावा तो अपने आप को ये इनका काम दिखा रहा है कि दावा कितना खोखला है जी। बहुत बहुत हम धन्यवाद देंगे वकील साहब को जिन्होंने बड़े बेबाकी के साथ बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष को लेके थोड़ी उनकी भूमिका नर्म इसलिए रही कि प्रजातंत्र को में जब संविधान बनाया गया तो उसमें आखिरी एक शब्द जोड़ा गया कि यह संविधान लचीला रहेगा। देखिए निसंदेह मेरा ये कहना है कि आप संविधान लचीला की बात कर रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन क्या होता है धमतरी की तासीर ये है कि बिना आंदोलन के कुछ नहीं मिलता जी। अब ये देखिए यहाँ जिला भी बना तो आंदोलन में बना, बाईपास भी मिला तो आंदोलन में बना, निगम भी बना तो आंदोलन में बना। तो क्या है प्रशासन जो है ना धमतरी को, मैंने एक मतलब शुरू में कहा था किसी समय पूर्व में जब मैं पार्षद नहीं था तब उसके बाद कि भाई धमतरी शायद छत्तीसगढ़ में शामिल नहीं है, इसलिए कोई भी सरकार इसमें ठीक से ध्यान नहीं देती है। ये आंदोलनवादी शहर है ये हम मानते हैं, लेकिन मेरी जहां तक जानकारी जितने व्यापारियों से मैं मिला हूं आज वो बहुत पछता रहे हैं और ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि भैया बाईपास बना के हमने अपने ऊपर खुद केवाच डाल लिया है, भस्मासुर हम खुद बन गए हैं। हमारा 10% धंधा जो है बाईपास के कारण चला गया और 10% धंधा हमारा ऑनलाइन बाजार के कारण चला गया और आज हम बहुत पछता रहे। ऐसी बातें भी हो रही नहीं, अब बात करने वाले कुछ भी बात कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि भाई बाईपास बनने से नुकसान हुआ है। बाईपास के कारण क्षेत्र का विकास होगा, डेवलपमेंट तो होते होते होता है। और शहर में जितने भी अलग अलग रोड हैं जो नहीं है उनको बनना चाहिए, उससे शहर का निश्चित रूप से विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। लेकिन उस दिशा में भी ना जो धरसा है उसमें निर्माण की कार्रवाई कोई करता नहीं है, कोई देखता नहीं है। शासकीय अभिलेख में जो रोड है वो मौके में नहीं है, तो उन रोडों को ध्यान देके अगर उसमें एक एक करके एक साल में एक रोड बनाया जाए तो शहर का विकास तेजी से हो सकता है। लेकिन इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब अधिकारी किसी काम को मन लगा करने का प्रयास करता है और आगे बढ़ता है और देर से देर उसका जो ट्रांसफर हो जाता है उससे इस नगर की कितनी हानि हो रही है। देखिए अब ट्रांसफर तो क्या है राजनीतिक कारणों से भी होते हैं जी। अब क्या है किसी का काम नहीं हुआ तो वो किसी के पीछे पड़ जाएगा, तो ये व्यक्तिगत कामों से ऊपर उठ के जनहित के मामले में जब तक सब एक नहीं होंगे तब तक विकास नहीं हो सकता। और ट्रांसफर एक नियमित प्रक्रिया है, ट्रांसफर के पहले कोई योजना ठीक से बने उसमें मतलब ध्यान देना चाहिए। और कोई गलत योजना बनाया तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये आज तक नहीं होती अपने प्रजातंत्र में। मतलब ऐसा नहीं है कि अब ये जो गलत अगर ये निर्माण किया और इसके कारण अगर शहर डूब रहा है तो इसके निर्माण करने वाले जो इंजीनियर है या जो इसका डिजाइन बनाए हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये भी मतलब तय नहीं है। इसलिए क्या बोलते हैं ये समस्या बनी रहेगी। और रहा सवाल कि निर्माण कार्य अगर निर्माण शासन की एजेंसी अगर ठीक से निर्माण नहीं करेगी तो बाकी किसी को बोलना तो बेईमानी है। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम वकील साहब को, क्योंकि वकील साहब अधिवक्ता होने के साथ साथ नगर निगम में बहुत लंबे समय तक पार्षद रहे हैं और वहां के अंदरूनी जो प्रशासनिक उनकी जो व्यवस्था है उसको बहुत करीब से उन्होंने देखा है कि किस तरह फाइलों में विकास दम तोड़ देता है। और हमने अपनी टीम के साथ एक छोटा सा प्रयास किया कि ये शहर जो है नगर निगम दावे करता है कि हमने नालियों की और सारे अवरोधों की इस तरह जोरदार सफाई की है कि इस बार ये धमतरी शहर नहीं डूबेगा। लेकिन अधिवक्ता जो कि प्रसिद्ध अधिवक्ता है क्षेत्र के अमरचंद जी जैन, उनका कहना है कि ऐसे बहुत सारे कारण हैं, मेरे साथ चलिए मैं आपको दिखाता हूं और मैं ये सिद्ध करने का प्रयास करूंगा कि ये शहर कैसे डूबेगा और डूब के रहेगा। मैं कीमती समय देने के लिए पुनः एक बार वकील साहब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद छाबड़ा जी। एक्चुअली क्या है कि मैं आपके साथ इसलिए भी तैयार हुआ कि हो सकता है आपके समाचार से कुछ उद्धार हो जाए और शहर का विकास और शहर के पानी मतलब निकासी में कुछ राहत मिले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र भैया, बरसात सिर पे है और सिहावा सीता नदी रेंज तरफ तो बाढ़ जैसे हालात भी हो गए हैं। 24 घंटे 48 घंटे के अंदर धमतरी में मानसून की जबरदस्त बारिश होगी। कुछ लोगों की आशंका है कि नगर निगम चाहे कितने भी दावे करे, कितने भी सफाई के दावे करे नालियों की, लेकिन धमतरी शहर इस बार डूब के रहेगा, कोई नहीं बचा सकता। आप कैसा देखते हैं? देखिए, नगर निगम अभी लगातार
नाली की सफाई कर रही है, लेकिन शहर में जिस तरीके से सफाई का एक वृहद आंदोलन चलाना चाहिए उसमें नगर निगम फेलवर है। इनके पास संसाधन नहीं है। साधन के नाम से इनके पास एक जेसीबी है और मैं हमेशा की भांति यही कहता हूँ कि 4 जेसीबी हमारे पास है, 3 खराब है, एक अभी आए, एक से काम हो रहा है, वो भी 2 दिन चलती है, फिर उसमें रिपेयरिंग होता है, फिर चलती है। और यहाँ के जो जवाबदार हैं उनको शहर विकास से कोई मतलब नहीं है जी। और लगातार 4 साल से जब से धमतरी की जनता के साथ धोखा हो गया है, ये एक ऐसी दल के लोगों को सत्ता सौंपे है, तब से शहर की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है जी। और ये जवाबदारों को जो कार्य करना चाहिए वो कार्य करने में विफल साबित हो रही है। पूरे शहर का लास्ट जो फ्लो है जहां से जल निकास होता है वो रत्नाबांधा मुजगहन रोड की पुलिया से, और उस पुल को हम देख के आए हैं, न केवल वो गाद से पोड़पोड़ा से भर गया है, गंदगी से भर गया है, वरन बाजू में जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसने भी करीब 50 फुट की उस नेचुरल प्रवाहित होने वाली मार्ग को भी अवरुद्ध करके वहां निर्माण किया है। तो इसको कितनी बड़ी गलती मानते हैं आप? देखिए, आपके हाथ में कैमरा है जिससे धमतरी शहर की जनता को आप सच बताने का साहस करते हैं। मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि ये सच्चाई से छिपा नहीं सकते और ये सब सवाल जो है आपको हमारे निगम के जो जवाबदार हैं, जो महापौर हैं, उनसे जाकर पूछना चाहिए कि उनकी क्या तैयारी है। हम तो नगर निगम में विपक्ष है, हम तो हमेशा बताते हैं जनता को कि सफाई नहीं हो रही है। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि नगर निगम में आज इनके पास कर्मचारी नहीं है और सारे वार्डों से एक एक कर्मचारी निकाल कर उसको सफाई में लगा रहे हैं, जो संभव नहीं है। इनको तत्काल 2-3 जेसीबी लगाकर जहाँ जहाँ प्रमुख रूप से पानी का स्रोत ज़्यादा बह जाता है वहाँ पूर्ण सफाई करना चाहिए। और नगर निगम बड़ा एक ऐसा अद्भुत नगर निगम है जहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित कोई अधिकारी वहाँ उपस्थित नहीं है। जी। एक लाइन में अगर हम माने तो लोगों की जो आशंका है कि इस बार धमतरी फिर डूबेगा या नहीं डूबेगा, बताइए आप। देखिए, डूबेगा वाला जो शब्द एक बड़ा शब्द हो जाता है, लेकिन सड़कों में पानी का जमाव, नालियां तुरंत भर जाती है, सड़कों में पानी आ जाता है, कई व्यापारी भाइयों का, कई परिवारों का नुकसान होता है, ये तो सच है। ये तो पिछले वर्ष ईश्वर ने धमतरी की बरसात कम की तो ये बच गए, लेकिन शायद इस बार अगर बरसात हो जाएगी तो सच सामने आ जाएगा। रोड़ा जी, पूरे शहर के बारे में तो आप एक समीक्षात्मक आपने बता ही दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान है आमापारा वाले। वो आतंकित रहते हैं, बरसात से खुशी होने के बजाय आमापारा वासी जो है आतंक में डूब जाते हैं। और आमापारा डूब से बचे, क्या इसके लिए भी कभी किसी ने कोई विचार किया? देखिए, आमापारा वार्ड वासी जो है हमारे भाई है, हमारे परिवार है, और वो निश्चित रूप से बरसात से घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत अत्यधिक आर्थिक क्षति का आकलन रहता है। और हमने अभी वहाँ के जुझारू पार्षद विजय मोटवानी जी लगातार वहाँ की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। उसमें एक प्रयास ये हुआ कि जो बरसात का पानी है उसको मंगल भवन के गली से ले जाकर और मंगल भवन से अंदर एक स्थान है वहाँ से हम डाइवर्ट करेंगे तो वो पानी पूरा मकई तालाब में चले जाएगा, उससे मकई तालाब भर जाएगा और लोगों को बहुत सारी राहत होगी। और मैं उन समाजसेवी संस्थाओं को जिन्होंने इस कार्य को करने के लिए स्वतः आगे आकर शासन को सहयोग करने की बात कही है, उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और चूँकि हम शहरवासियों की सबकी जवाबदारी है और जहाँ जहाँ पानी का भराव होता है वहाँ ऊंची राजनीति को छोड़कर, गलत राजनीति को छोड़कर वहाँ के लोगों के सहयोग का हिस्सा बने तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन पता लगा है, हमारी जानकारी है कि कलेक्टर साहिबा ने वहाँ निर्देश भी दिए हैं नगर निगम को, लेकिन उसमें काम शुरू नहीं हुआ है और अब काम शुरू हो भी नहीं सकता। उस स्थिति में क्या माने कि इस बरसात में फिर डूबना पड़ेगा आमापारा वालों को? कलेक्टर स्वयं चली, अधिकारियों की टीम गठित करी
अधिकारियों को उन्होंने कहा कि इसका प्रस्ताव तत्काल बना दीजिए, एस्टीमेट बना दीजिए, और उनके पास अगर कोई फंड का अभाव है तो उन्होंने डीएमएफ फंड से या राज्य सरकार से कैसे भी कर उसको तत्काल कराऊंगी, उन्होंने आश्वासन दिया था। और वो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो खुद चाहती है कि ये तत्काल कार्य संपन्न हो। जी ठीक है, ओके।